जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग सीटेट एग्जाम 2025 के लिए जो कि जुलाई में होने वाला है उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं दोस्तों। इसमें हम लोग व्याख्या सहित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले इसमें भाग फर्स्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो कि होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, आने वाले एग्जाम सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी कि जन्म से लगभग 2 वर्ष के आयु तक के दौरान के बच्चे सबसे बेहतर सीखता है। तो सबसे बेहतर सीखता है ये इंद्रियों का प्रयोग के द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। ये जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष के बच्चे सबसे बेहतर सीखता है इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा ही सीखता है। यह किसके द्वारा कहा गया है? ये जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में हम लोग देख लेते हैं कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक देखने, छूने, पहुंचने, पकड़ने, चूसने आदि की जो स्वतः सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसित होता है, भाषा का अनुकरण करने लगता है और आवाज प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करता है। आवाज और प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया बच्चे करने लगते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, ये किस दौरान होता है? ये किशोरा के दौरान होता है, किशोरा अवस्था के दौरान होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोरा अवस्था के दौरान होता है। इस अवस्था में किशोरों में समूह निर्माण की प्रवृत्ति, मैत्री भावना का विकास होना, सामाजिक गुणों का विकास होना, समूह के प्रति भक्ति होना और सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास होना, बहिर्मुखी होना प्रवृत्ति आदि, ये जो कि सभी किशोरा अवस्था के दौरान ही होता है, जो कि समाजीकरण की प्रक्रिया को समृद्ध, गहन व जटिल बनाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो ये माना जाता है दोस्तों स्थिर को अनुवांशिकता का सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि अनुवांशिक क्रम या अनुवांशिक गुणों के प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होता है, जो कि स्थिर होता है। क्या होता है? यह स्थिर होता है। वातावरणीय प्रभाव से इन गुणों को दिशा व दशा मिलती है, इसीलिए वातावरण सामाजिक संरचना का गत्यात्मक पहल है, जबकि वंशानुक्रम स्थिर पहलू होता है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के लिए किस सिद्धांत से संबंधित है? यह संबंधित है व्यवहारवादी से, व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादकों का मानना है कि सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक होता है। व्यक्ति उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करता है और सीखता है, या प्रतिक्रिया से प्राप्त होने वाले परिणाम को ध्यान में रखकर सीखता है। इनका मानना है कि सीखना अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है, इसमें सूझ या अंतर्दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? तो समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता, इनमें से आपको बताना है कौन सा नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। ये जो कि समझ
के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला ही राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना उसकी समझ या सूझ को विकसित नहीं करता है, यह मात्र रहने पर बल देता है, इसीलिए यह समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो अभिप्रेरित बच्चों के लिए इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है आंतरिक रूप से। तो ये हमेशा सफल होते हैं, ये सही नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमेशा सफल हों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए यह सही नहीं है कि वे हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि अभिप्रेरित होना यह बालक को किसी कार्य के प्रति उत्साह प्रकट करता है, न कि सफल होने को निश्चित करता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशील बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो उसको अपने उद्देश्य के लिए इसमें से क्या नहीं करना चाहिए एक शिक्षिका को प्रतिभाशील बच्चे के लिए। तो इसमें विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, ये जो कि नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। एक शिक्षिका को प्रतिभाशाली बच्चों के उद्देश्य को उपलब्धि के लिए विशेष ध्यान देना यह है कि उसके समकक्षियों से अलग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि प्रतिभाशाली बच्चों को योग्यता की उपलब्धि के लिए यह जरूरी नहीं है कि उनको कक्ष से अलग बैठा करके उनके समकक्षियों से दूर कक्ष में बैठाया जाए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाइयां का नहीं है। तो पठन कठिनाइयों का इसमें से कौन सा नहीं है। तो शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ये जो कि पठन कठिनाइयों में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि छोटे शिक्षार्थियों के पठन के लिए यह कठिनाई नहीं है कि वे शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई हो रही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है। तो आत्मनियम की ओर संकेत करता है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि आत्मनियम का आशय है कि शिक्षार्थी स्वयं से अपने अधिगम का परीक्षण करके सीखने की योग्यता रखता हो। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। तो कौन से कथन को, ये व्यवहार का अध्ययन सीखना है, व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये जो कि सीखने के लक्षण में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि व्यवहार का अध्ययन सीखना यह किसी भी प्रकार से सीखने के लक्षण में नहीं आता है, क्योंकि व्यवहार का जो अनुकरण करके उसे सीखा जा सकता है, न कि व्यवहार का अध्ययन सिखाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि सिद्धांत के रूप में रचनावाद है। सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है। तो ये रचनावाद है दोस्तों सिद्धांत के रूप में कि दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो ये क्या करता है, शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण विकसित करने में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि रचनावाद का सिद्धांत शिक्षार्थियों को दुनिया के बारे में सोच विचार कर अपना दृष्टिकोण निर्मित करने की भूमिका पर बल देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि सृजनात्मक शिक्षार्थी वह होता है जो क्या करता है, पार्श्व या लेटरल चिंतन और समस्या के समाधान में अच्छा होता है। ये क्या होते हैं, सृजनात्मक शिक्षार्थी होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा।
सृजनात्मक शिक्षार्थी वही है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो, उसी को सृजनात्मक शिक्षार्थी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है? तो ये बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। किसका होता है? बौद्धिक विकास का होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है, क्योंकि किसी भी अवधारणा को सोचने के लिए उसकी छवि मस्तिष्क में बनानी पड़ती है। तो जो उसकी छवि होती है वह मस्तिष्क में बनानी पड़ती है, जिससे उसके बारे में सोचकर अपनी अवधारणा को प्रकट किया जा सके। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो ये एक दूसरे से भिन्न किसमें होते हैं? तो विकास की दर में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, क्योंकि विकास अलग अलग समय पर अलग अलग शिक्षार्थियों को होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ही राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक बालक व बालिकाओं के विकास का अपना अपना स्वयं का रूप होता है। इनके सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आदि का विकास दर भिन्न भिन्न होता है। इसीलिए समवयस्कों में भी वैयक्तिक भिन्नता होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन है, तो यह कथन क्या है? ये कथन है दोस्तों, यह कथन है कि सही है, जो कि सही है, क्योंकि शरीर का विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि किसी भी बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक एवं अन्य विकास के साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ साथ अंतः संबंधित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जे को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि बच्चों द्वारा खिलौने को तोड़ना तथा उसके पुर्जे को देखना यह दर्शाता है कि वह बालक इस तरह का कार्य उत्सुकता पूर्वक करता है। अतः इस प्रकार के बालक को जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि उसकी जो ऊर्जा हो वह सही दिशा में संचारित करनी चाहिए तथा बालक का मानसिक विकास सही दिशा में हो सके। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ये करता है कि शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न अध्ययन शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसके माध्यम से शिक्षक बच्चों की रुचियों, व्यवहारों, संवेगों आदि को सही दिशा में निर्देशित कर सके, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके अपने शिक्षण शैलियों का निर्माण कर सकता है एवं उन्हें प्रभावी रूप से संचालित कर सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है दोस्तों कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचियों और प्रतिभाओं के एक समान नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला ही राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट हैं। इसका आशय यह होता है कि जो प्रत्येक शिक्षार्थी किसी न किसी विषय में योग्य होगा, अर्थात कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभा में एक समान नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन है, ये कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। जरूरी नहीं है कि जो पुरुष होंगे वह स्त्रियों से ज्यादा बुद्धिमान होंगे, कोई भी पुरुष स्त्रियों से ज्यादा बुद्धिमान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। स्त्रियां भी ज्यादा बुद्धिमान होती हैं, पुरुष भी होते हैं। ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस लाने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस ओर संकेत करता है? ये सीखने के आकलन को संकेत करता है, असेसमेंट को संकेत करता है, सीखने के आकलन को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि किसी भी प्रकार से शिक्षार्थी को प्रायोगिक या व्यवहारिक ज्ञान देकर बाद में उस विषय पर चर्चा करे। यह देखा जाता है कि शिक्षार्थी कितना सीखा है। सीखने में त्रुटियों का पता लगाकर उन्हें पुनः सुधारने का प्रयास किया जाता है। यह सीखने का आकलन के अंतर्गत किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो मानव विकास का सिद्धांत प्रतिवर्ती, ये जो कि नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रतिवर्ती शब्द का आशय है कि पुनः प्रारंभ करना, और मानव विकास एक बार परिपक्वता प्राप्त करने पर पुनः नहीं प्रारंभ होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि निःसशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा का केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है कि निःसशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ये जो होता है नियमित विद्यालयों में होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि निःसशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा का केंद्रीय प्रायोजित आयोजना का उद्देश्य न कि निःशक्त बच्चों का शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो, वे नियमित विद्यालय आ सकें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? 23 में कहा जा रहा है कौन सा कथन जो कि सीखने के बारे में सही है, क्वेश्चन नंबर 23 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में कहा जा रहा है कि मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि सीखने में होने वाली कमियों का निंदा और उपचार करना। कमियों की निंदा और उपचार करना। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है कि शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण क्यों हो? क्योंकि इसमें क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो इसमें महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, महत्वपूर्ण होता है कि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ के सीखने को समृद्ध बनाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि यदि शिक्षार्थी किसी पाठ्य पुस्तक को पढ़कर सीख चुका हो तो उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को उससे जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। तो ये मुक्त उत्तर वाले प्रश्न ये जो कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सृजनात्मकता का तात्पर्य नवीन विचारों से है। नवीन विचार स्वतंत्रता के वातावरण में ही आते हैं। सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है कि छात्रों से मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएं ताकि बालक स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार में नवीन आयामों का समावेश कर सके। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है कि शिक्षार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? तो शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने की। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक अवकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो सत्र परीक्षा ये जो कि उचित उपकरण नहीं होता है रचनात्मक अवकलन के लिए। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा।
फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सत्र परीक्षाएं रचनात्मक आकलन के लिए उचित नहीं है। सत्र परीक्षाएं वर्ष के अंत में होती हैं, जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों को कक्षा प्रोन्नति करना, उनके वार्षिक उपलब्धियों को जांचना और उनके ग्रेड देना होता है। सत्र परीक्षाएं संकलनात्मक आकलन का मुख्य उपकरण है, जबकि प्रश्नोत्तरी में और खेल दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न, निंदात्मक परीक्षण आदि रचनात्मक आकलन के उपकरण होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। तो उनके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय समाज में बहुभाषी विशेषता को देखा जाना चाहिए। भारतीय समाज में बहुभाषी विशेषता को देखा जाना चाहिए। तो इसमें देखा जाना चाहिए कि विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। तो हम लोगों दोस्तों बाल विकास सीडीपी से 30 क्वेश्चन, ये जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इससे देखे हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भाग 2 हिंदी वैकल्पिक विषय को देखेंगे, 30 क्वेश्चन। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।